में कुछ ऐसे दृश्य होते हैं, कुछ ऐसे सीन होते हैं, या उन किताबों में या अखबारों में कुछ ऐसे पाठ होते हैं जो जिनका प्रभाव जनता पर अच्छा नहीं पड़ता है। अगर उनको एज इट इज पब्लिश कर दिया जाए या लॉन्च कर दिया जाए या रिलीज कर दिया जाए तो या तो दंगा फसाद हो जाएगा, दंगा फसाद भड़क सकता है, या अश्लीलता फैलेगा, क्योंकि या तो वो अश्लीलता को फैलाएंगे या वो दंगा फसाद फैलाएंगे, हिंसा को फैलाएंगे। इसलिए किताबों से उस पाठ को हटाने के लिए, अखबारों से उस समाचार को हटाने के लिए जो दंगा फसाद पैदा करते हो या हिंसकता पैदा करते हो, अश्लीलता पैदा करते हो, या फिल्मों से अश्लीलता और दंगा फसाद पैदा, हिंसा पैदा करने वाले दृश्यों को काटने के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाता है जिसको सेंसरशिप बोर्ड कहा जाता है। इस बोर्ड का काम है कि उस फिल्म का या उस किताब का या उस अखबार का अध्ययन करेगा और उसमें आपत्तिजनक दृश्यों को या आपत्तिजनक हिस्सों को हटा देगा, ताकि समाज पर उसका गलत इफेक्ट न हो, समाज में अश्लीलता न फैले, समाज में हिंसा न फैले, समाज में दंगा फसाद न। इसी को सेंसरशिप कहा जाता है। तो जब सेंसरशिप को हटाया गया तो भूचाल आ गया फ्रांस की राजनीति में। In the old regime, all written material and cultural activities, books, newspaper, plays could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king. जो राजा का जो सेंसरशिप था, उसमें पहले किसी किताब या किसी न्यूज़पेपर या किसी प्ले यानी नाटक या ड्रामा का पहले अध्ययन किया जाता था और उसमें देखा जाता था कि इसमें कोई आपत्तिजनक चीजें तो नहीं है या कोई मोनार्की सिस्टम के खिलाफ तो कोई बात नहीं जा रही है। कन्फर्म होने के बाद ही उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, रिलीज पब्लिश करने के लिए सेंसरशिप की ओर से परमिशन दिया जाता था, तभी वो बुक या न्यूज़पेपर पब्लिश हो पाता था। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी ए नेचुरल राइट। और अब जो है ये घोषणा किया गया कि पुरुष और डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन, पुरुषों का अधिकार और नागरिकों के अधिकार की घोषणा की गई। उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता दिया गया, एंड एक्सप्रेशन, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई। और यह कहा गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बोलने की स्वतंत्रता मनुष्यों का, पुरुषों का, खासतौर पर देश के नागरिकों का नेचुरल राइट, प्राकृतिक अधिकार। न्यूज़पेपर, पम्पलेट, बुक्स एंड printed picture flooded the towns of France from where they traveled rapidly into the country। और इसके बाद अखबार, पम्पलेट, किताबें और छपे हुए तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई फ्रांस के बाजारों में। इनकी बाढ़ सी आ गई, मतलब पूरा फ्रांस का बाजार इस तरह की किताबों से भर गया, इस तरह के अखबारों से और पम्पलेट से, तस्वीरों से भर गया। और फ्रांस के ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये सब रीडिंग मटेरियल पहुंच गया। वहां की जनता भी, ग्रामीण क्षेत्र की जनता भी सस्ते दामों में, चीप रेट पर इन किताबों को, न्यूज़पेपर को खरीदकर पढ़ना शुरू कर दिया। दे ऑल डिस्क्राइब एंड डिस्कस द इवेंट्स एंड चेंज टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। और उनके माध्यम से, उन न्यूज़पेपर किताबों के माध्यम से, पम्पलेट के माध्यम से उनको फ्रांस में घटने वाली हर घटना की जानकारी मिलने लगी। Freedom of the press also means that opposing views of events could be expressed। तो प्रेस को स्वतंत्रता जब मिल गया तो लोग अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति करने लगे प्रेस मीडिया के माध्यम से। Each side sought to convince the others of its position through the medium of press। प्रिंट मीडिया के माध्यम से एक पक्ष अपनी बात लिखता था तो दूसरा पक्ष उसका विरोध में भी अपनी बातें प्रकाशित करता। इस तरह से पक्ष प्रतिपक्ष की बातें होने लगी। प्लेस, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशन अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। नाटक के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, त्योहारों के माध्यम से लोगों को, एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित किया जाने लगा। दिस वाज वन वे दे कुड ग्रास्प एंड आइडेंटिफाई विद आइडियाज सच ए लिबर्टी और जस्टिस दैट पॉलिटिकल फिलोसफर wrote about a length in text which only a handful of educated people could do। पहले जो पॉलिटिकल थिंकर थे और फिलोसफर थे उनकी बातें केवल कुछ लिमिटेड सिटीजन तक ही पहुंच पाती थी। अब
सेंसरशिप के समापन के बाद गांव-गांव तक, जनमानस तक, हर एक व्यक्ति तक ये पॉलिटिकल थिंकर्स, ये राजनीतिक विचारकों और ये पॉलिटिकल फिलोसफर, ये राजनीतिक दार्शनिकों की बातें लोगों तक पहुंचने लगी। कंक्लूजन, ये गांव के लोग भी इसे पढ़कर समझने लगे, जानने लगे इनके बारे में। कंक्लूजन, लुक हियर, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या निष्कर्ष निकला? इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन हिमसेल्फ इन टेरर ऑफ फ्रांस। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना। ही सेट आउट टू कॉन्कर नाइबरिंग यूरोपियन कंट्री। उसने यूरोप के, फ्रांस के पड़ोसी देशों को जीत लिया। डिस्पोसेसिंग डायनेस्टिक्स एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। उसने फ्रांस, यूरोप के पड़ोसी देशों को जीतने के बाद वहां के राजा को अपदस्थ करके और अपने किसी परिवार के सदस्य को वहां का राजा बना दिया। He introduced many laws such as the protection of private property and a uniform system of weight and measurement provided by the decimal system। नेपोलियन बोनापार्ट ने निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए अनेक कानून बनाए और माप तोल की एकल प्रणाली, जो डेसिमल सिस्टम पर आधारित था, उसको मान्यता दिया और नेपोलियन कोड और सिविल कोड के जरिए माप तोल की एकल प्रणाली को सभी टेरिटोरी के लिए एकल प्रणाली को मान्यता दिया। इनिशियली मैनी लॉ नेपोलियन एज ए लिबरेटर Initially, many saw Napoleon as a liberator who would bring freedom for the people। यूरोप के बहुत से देशों ने नेपोलियन बोनापार्ट को मुक्ति प्रदाता के रूप में देखा, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट उनको निरंकुश राजतंत्र से मुक्ति दिलाकर और उन्हें उनकी अलग अलग टेरिटोरी को यूनाइट करके और उसमें एक वेट एंड मेजरमेंट यूनिट सिस्टम, माप तोल की एकल प्रणाली चलाने का प्रयास किया और एक करेंसी सिस्टम, वन करेंसी सिस्टम चलाने का प्रयास किया, एकल मुद्रा प्रणाली चलाने का प्रयास किया और सभी देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करने का प्रयास किया। तो इन सब चीज़ों के कारण से लोग नेपोलियन बोनापार्ट से बहुत प्रभावित थे, खासतौर से नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड से लोग बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे और उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट को यूरोपीय देश के लोगों ने, वहाँ के नागरिकों ने मुक्ति प्रदाता के रूप में देखा, एक लिबरेटर के रूप में देखा। But soon the Napoleonic armies came to be used everywhere as an invading force। He was finally defeated at battle in 1850। लेकिन फिर आगे चल करके फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट के सैनिकों ने जो है आक्रमणकारी रवैया अपनाया, जिसके कारण से बहुत से दुश्मन भी पैदा हुए नेपोलियन बोनापार्ट के। और 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन बोनापार्ट को ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया जैसे देशों ने मिलकर के हरा दिया। Many of these measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left। हालांकि नेपोलियन बोनापार्ट के हारने के बाद उसके जीते हुए सारे प्रदेशों को छीन लिया गया और उसका बंटवारा कर दिया गया, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट की कुछ अच्छी चीज़ों को, जैसे उसके मॉडर्न लॉ, आधुनिक कानून जो थे, उसको यूरोपीय देशों ने तहे दिल से स्वीकार किया और उसको हटाया नहीं। जैसे वन यूनिट एंड मेजरमेंट सिस्टम, वन करेंसी सिस्टम, यूनिफॉर्म लॉ, इन सब चीज़ों को तहे दिल से यूरोपीय देश के लोगों ने स्वीकार किया। द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट यानी लोकतंत्र का अधिकार और स्वतंत्रता के विचार, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, फ्रांस की क्रांति से यूरोपीय देशों को विरासत में मिला था। स्वतंत्रता का विचार और लोकतांत्रिक अधिकार यूरोपीय देशों को फ्रांस से विरासत में प्राप्त हुआ। दिस स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के दौरान ये आइडिया ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी का विचार जो था वो फ्रांस से पूरे यूरोपीय देशों में फैल गया। वेयर फ्यूडल सिस्टम वेयर अबोलिश्ड, और सामंती प्रथा का अंत कर दिया गया। नेपोलियन बोनापार्ट ने भी फ्यूडल सिस्टम का अंत कर दिया था। कोलोनाइज्ड पीपुल्स रिवर्ट द आइडिया ऑफ
freedom from bondage into their movement to create a revolutionary, to create a sovereign nation state. और इस प्रकार से एक संप्रभु राष्ट्र का निर्माण किया गया। टीपू सुल्तान इनटू देयर मूवमेंट टू क्रिएट ए सॉवरेन नेशन, एक संप्रभु राष्ट्र का निर्माण किया गया यूरोपीय देशों में। टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन राय आर टू एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल्स हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम रिवोल्यूशनरी फ्रंट। भारत में टीपू सुल्तान और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय भी फ्रांस की क्रांति के से इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के विचारों से प्रभावित थे। इसी के साथ हमारा ये वीडियो लेक्चर समाप्त हुआ। स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आई होप that you are being benefited through my video lecture, and this chapter is finished. That's all. Thank you.